जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं वो मिलर एंड हार्ले की जो बुक है उसमें तीसरा चैप्टर है। और ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं रामे साहब की, इसका चैप्टर नंबर 3 है। इसका जो टाइटल है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है और अल्टीमेट सेलुलर कंट्रोल। सेल किस तरह से कंट्रोल होते हैं और किस तरह से बनते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे बनती है एनिमल्स में, प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल कैसे वो कंट्रोल होता है, जेनेटिक्स और डीएनए वगैरह की स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे और वो फंक्शन कैसे करता है वो देखेंगे। तो सिलेबस इस चैप्टर का जो है वो ये 9:3 जो लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये 9th इस बुक के अंदर चैप्टर है और तीसरा ये चैप्टर है मिलर एंड हार्ले जो ओरिजिनल बुक है, यहाँ से हम एक्चुअल पढ़ते हैं। तो ये तो एक हेल्पिंग बुक है। तो इसमें जो सिलेबस हम पढ़ेंगे वो डीएनए है और डीएनए के बारे में द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रेप्लिकेट करता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। फिर रेप्लिकेशन इसकी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं डीएनए के। और उसके बाद जीन इन एक्शन, जीन एक्ट किस तरह करते हैं, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। आपने देखा है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि तमाम जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए एक जैसा है, और लेकिन फिर कुछ जो जीन्स हैं वो क्यों एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते, और कुछ इंडिविजुअल और तरह, कुछ इंडिविजुअल और तरह के। फिर इतनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्यों है। म्यूटेशन हम देखेंगे किस तरह से जीन्स में चेंजेस आती हैं, किस तरह डीएनए चेंज होता है और उसमें क्या कोई अच्छी म्यूटेशन भी होती है, ये सारी बुरी होती हैं, और ये हमारा मौजू होगा। उसके बाद जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं। किस तरह से हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और वहाँ से हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ले सकते हैं। जो पहला हमारा मौजू है वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये जेनेटिक मटेरियल है। ये हम जो पहले आप पढ़ चुके हैं, जब एफएससी में पढ़ा होगा, यहाँ भी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि किस तरह से ये डिस्कवर हुआ कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल। ये 1940 से लेकर 50 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनमें ये अंदाज़ा लगाया गया, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें प्रोटीन है और उसमें डीएनए है। तो ज़्यादा साइंटिस्टों का शुरू में ख्याल था कि जो प्रोटीन है वही डीएनए मटेरियल है, क्योंकि उसमें वो अमीनो एसिड से बना है और 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर होते हैं, और तो इसका मतलब वैरायटी ज़्यादा दे सकते हैं। जबकि जो डीएनए है वो सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड से बना है, ये डिस्कवर हो चुका था। तो 4 और 20 का फ़र्क था, तो 4 से वेरिएशंस इतनी आना ये हमें लगता नहीं था कि ऐसा है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता ये चला कि डीएनए नहीं बल्कि आरएनए, प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े होंगे, जिसमें कुछ बैक्टीरिया के, फेज वायरस के आपने पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें ग्रिफ्थ के हैं और माथाचेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पढ़े होंगे। एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मिंग है, ट्रांसडक्शन है, ये चीज़ें अगर स्टूडेंट्स ने ये नहीं पढ़ी तो आप एफएससी की बुक में देख लीजिए, या किसी जो इब्तदाई बुक है उसके अंदर देखिएगा। यहाँ हम अगर उसको करना शुरू करेंगे तो फिर सिचुएशन जो है, टाइम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल हम कहते हैं कि डीएनए है। द बायोलॉजिस्ट ऑफ 20th century realize that the genetic material must have certain characteristics. These characteristics can explain the properties of life. उनमें ये करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहें तो वो ये 4 करैक्टर उसके अंदर होने चाहिए। पहला ये है
the genetic material must be able to code for the sequence of अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। चूँकि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन से बनी है, ना सिर्फ एनिमल्स की बल्कि प्लांट्स की भी, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए उसके अंदर कोड होना चाहिए। वो प्रोटीन इटसेल्फ भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। तो हमने देखा कि वो डीएनए, इट मस्ट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनती है। तो वो हमारी बॉडी में देखें तो हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बनी है, और जो हमारा अगर ब्लड देखें तो वो उसके अंदर प्रोटीन है, और हमारे मसल देखें तो वो प्रोटीन है। तो बॉडी जो है उसमें मैक्सिमम प्रोटीन से बनी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो उसको कंट्रोल करता हो, वो जो भी हम मॉलिक्यूल कहें कि वो एज जेनेटिक मटेरियल है। उसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के अंदर अगर वैरायटी नहीं वो कंट्रोल कर सकता, तो फिर किसी भी इंडिविजुअल का या किसी प्लांट का ज़िंदा रहना या सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा उसमें ये है, सेकंड जो करैक्टरिस्टिक है, इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ बिफोर सेल डिवीजन। तो ये बात है कि सेल डिवीजन से पहले वो रेप्लिकेट करना चाहिए, क्योंकि हर सेल के अंदर हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक जैसा है। तो वो तभी रह सकता है कि जब वो डिवाइड करता है तो वो डबल हो जाए, ताकि फिर पूरा ही नेक्स्ट, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम हैं, और जब 2 सेल उससे बनते हैं तो हर किसी में 46 होते हैं। इसका मतलब वो डिवाइड होने से पहले 92 में चेंज हो चुके होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो दोनों में 23 होते, जैसा कि हम देखते हैं कि जो मियोसिस है उसके अंदर 1 से 4 सेल बनते हैं, तो वो डिवाइड उसमें भी होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ इसलिए 23 चले जाते हैं कि वो 1 से 4 सेल बनते हैं। जो नॉर्मल माइटोसिस है, जो नॉर्मल डिवीजन है सोमैटिक सेल्स की, उसके अंदर तो जो डीएनए है और वो डुप्लीकेट करता है तो ही वो बराबर तकसीम होता है। तो दूसरा करैक्टरिस्टिक इसमें है। थर्ड, जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस एक ऐसा यू कैन से ऑर्गेनेली है जो हर सेल के अंदर मौजूद है, और जो डिवाइड करते हैं उनके अंदर भी होता है। बाकी ऑर्गेनेली जो हैं किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। ये सिंगल न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स की बात हो रही है, तो वो यूकैरियोट्स के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि सब के अंदर बराबर है। और चौथा करैक्टरिस्टिक इनके अंदर ये है कि फोर्थ, इट मस्ट बी एबल टू चेंज ओवर टाइम फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस। हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल जो हैं उनके अंदर, जिसे हम कहते हैं ना कि जो एक चेंज है उसी पे लाइफ खड़ी है। एब्रप्ट चेंज नहीं है, बल्कि ग्रेजुअल चेंज है। नए से नए इंडिविजुअल बनते जा रहे हैं, नए से नए प्लांट्स हमारे पास आते जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एवोल्यूशन का प्रोसेस भी किसी हद तक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके अंदर चेंज आनी चाहिए, और ये चेंज डीएनए के अंदर है। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ द ओनली मॉलिक्यूल विच फुलफिल ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो ये सिर्फ वाहद मॉलिक्यूल है जो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। और ये किस तरह डेवलप हुआ कि ये डिसीजन कैसे होगा, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि 40 से लेकर 50 तक के एक्सपेरिमेंट्स आप अगर देखेंगे तो वो इनको जो है वहाँ से आप समझ सकेंगे कि इनके अंदर किस तरह से साइंटिस्टों ने कितनी दिल जमी के साथ काम किया और फिर जाके डिसाइड किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। सो थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा इब्तदाई एक लेक्चर था, तो आगे हम डबल हीलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, और डबल हीलिक्स क्या होती है, कैसे वो चलता है, और आगे डुप्लीकेशन कैसे होती है और प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कैसे होती है, ये हम इंशाल्लाह